नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, रियल एस्टेट निवेश, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो शायद अभी शुरुआत करने की सोच रहे हैं। हमारी चर्चा का आधार रहेगी ब्रैंडन टर्नर और जोशुआ डॉर्किन की किताब हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इसे कई लोग नए निवेशकों के लिए एक तरह की बाइबल मानते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इस किताब के जो मुख्य आइडियाज़ हैं उनको निकाल कर समझें कि कैसे रियल एस्टेट वाकई में मतलब वित्तीय स्वतंत्रता का एक रास्ता बन सकता है और इसमें क्या-क्या रणनीतियाँ लगती हैं, क्या ध्यान रखना होता है। हाँ, तो सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी सवाल कि भाई रियल एस्टेट ही क्यों? इतने सारे निवेश के विकल्प मौजूद हैं आजकल। स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, सोना है, फिर रियल एस्टेट में ऐसा क्या है? देखिए, किताब इसी बात से शुरू करती है। वो कहती हैं कि ये कोई फटाफट अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से सोच समझकर किया जाए तो ये संपत्ति बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और इसके कई फायदे हैं जो इसे दूसरे निवेशों से थोड़ा अलग बनाते हैं। अच्छा, जैसे कि क्या फ़ायदे गिनाती है किताब? सबसे पहला तो है रेगुलर कैश फ्लो, मतलब हर महीने किराए से आने वाला पैसा। ये एक तरह की इनकम स्ट्रीम बन जाती है। फिर है एप्रिसिएशन, समय के साथ प्रॉपर्टी की कीमत का बढ़ना। तीसरा, टैक्स बेनिफिट्स। ये बहुत बड़ा फायदा है। आप लोन का ब्याज, प्रॉपर्टी टैक्स, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी की वैल्यू में आने वाली कमी यानी डेप्रिसिएशन, इन सब को टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। ओह, ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। मतलब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ भी रही है और आप टैक्स में उसकी वैल्यू कम भी दिखा रहे हैं। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये अकाउंटिंग का एक तरीका है। सरकार मानती है कि बिल्डिंग पुरानी हो रही है, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, भले ही जमीन की कीमत बढ़ रही हो। तो वो जो कागजी नुकसान है, उसे आप अपने किराए की इनकम से घटा सकते हैं, जिससे आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। और क्या फायदा है? एक और बड़ा फायदा है कंट्रोल। स्टॉक मार्केट में आपने शेयर खरीदा, तो कंपनी कैसे चलेगी इस पे आपका कोई खास कंट्रोल नहीं होता। पर रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी आपकी है। आप तय करते हैं किराया कितना होगा, कब मरम्मत करानी है, किसे किराए पे देना है। ज्यादा नियंत्रण होता है आपके हाथ में। सही बात है। और शायद सबसे अहम, सबसे शक्तिशाली टूल है लिवरेज। हाँ, लिवरेज, इसका जिक्र तो बहुत होता है रियल एस्टेट में। इसका मतलब यही है ना कि हम दूसरों के पैसे मतलब बैंक लोन वगैरह से अपनी खरीदी क्षमता बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए हैं। आप शायद 20 लाख का ही स्टॉक खरीद पाएंगे। हम्म। पर रियल एस्टेट में आप शायद 20 लाख डाउन पेमेंट देकर 80 लाख या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो आप एक बहुत बड़े एसेट को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी पूंजी के मुकाबले। लेकिन इसमें फिर वो खतरा भी तो है। अगर किराया नहीं आया या प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई तो लोन चुकाना भारी पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। लिवरेज एक दोधारी तलवार है। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि इसे सावधानी से इस्तेमाल करना है। ज्यादा लिवरेज मतलब ज्यादा रिस्क। इसीलिए अच्छी डील ढूंढना, नंबरों का सही विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। पर यह भी सच है कि इसी लिवरेज की वजह से ब्रैंडन टर्नर जैसे लोग जो खुद कम पैसों से शुरू हुए थे, वो इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना पाए। तो लिवरेज का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। बिल्कुल। और यहीं पर किताब एक और बहुत अहम बात कहती है, निवेश शुरू करने से पहले अपना क्यों जानना। अपना क्यों, इसका क्या मतलब है? मतलब लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य, पर उससे भी गहरा। आप आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं? क्या आप बस पैसा कमाना चाहते हैं, या आप अपनी 9 से 5 की नौकरी छोड़ना चाहते हैं? क्या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, या अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बनाना चाहते हैं? अच्छा, मतलब मोटिवेशन क्या है इसके पीछे? एग्जैक्टली। लेखकों का कहना है कि रियल एस्टेट का सफर हमेशा आसान नहीं होता। मुश्किल वक्त आते हैं, कभी मार्केट धीमा होता है, कभी कोई किराएदार परेशान करता है, कभी मरम्मत में सोचा हुआ बजट बिगड़ जाता है। ऐसे में अगर आपका क्यों मजबूत नहीं है तो हिम्मत हारना आसान होता है। बात तो सही है। इसीलिए वो सलाह देते हैं कि हर निवेशक को अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी लिखनी चाहिए। उसमें आपके लक्ष्य क्या हैं, आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, ये सब साफ होना चाहिए। ये स्पष्टता आपको सही फैसले लेने में मदद करती है, खासकर जब मुश्किल हालात हों। ये बहुत अच्छी सलाह है। मतलब सिर्फ क्या और कैसे नहीं, बल्कि क्यों पर भी फोकस करना। बिल्कुल, आपका क्यों ही आपका कंपास है सफर में। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने अपना क्यों तय कर लिया, मोटिवेशन क्लियर है। अब आते हैं तरीकों पर। किताब में किस किस तरह के रियल एस्टेट निवेश की बात की गई है? कई अलग अलग रणनीतियां बताई गई हैं,
और अच्छी बात यह है कि हर किसी के लिए शायद कोई ना कोई फिट बैठ सकती है। सबसे आम और शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना तरीका है बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड मतलब खरीदो और रखो। हाँ, आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसे किराए पर देते हैं और लंबे समय तक मतलब सालों तक अपने पास रखते हैं। इससे आपको दो मुख्य फायदे मिलते हैं। एक तो हर महीने का किराया यानी कैश फ्लो, और दूसरा समय के साथ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने का फायदा यानी एप्रिसिएशन। ये एक धीमी लेकिन स्थिर रणनीति मानी जाती है। ये तो समझ आता है। और क्या विकल्प है? एक आपने शायद हाउस हैकिंग का जिक्र किया था, वो क्या चीज है? हाँ, हाउस हैकिंग ये नए निवेशकों के लिए, खासकर जिनके पास पूंजी कम है, उनके लिए बहुत ही कमाल का तरीका है। इसमें आप एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसमें एक से ज्यादा रहने की यूनिट हो, जैसे डुप्लेक्स 2 यूनिट वाला घर या ट्रिप्लेक्स 3 यूनिट वाला। अच्छा। आप एक यूनिट में खुद रहते हैं और बाकी की यूनिट्स किराए पर दे देते हैं। अच्छा, तो मतलब किराएदार आपके घर का किराया भरने में मदद कर रहे हैं। हाँ, कई बार तो ऐसा होता है कि बाकी यूनिट से आने वाला किराया आपकी पूरी मॉर्गेज पेमेंट को कवर कर लेता है। सोचिए, आप लगभग मुफ्त में रह रहे हैं अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी में। ये डाउन पेमेंट की जरूरत को भी कम कर सकता है, क्योंकि ओनर ऑक्यूपाइड लोन्स अक्सर कम डाउन पेमेंट पर मिल जाते हैं। वाह, ये तो वाकई स्मार्ट तरीका लग रहा है। इसमें क्या चुनौतियां हो सकती हैं? चुनौती ये हो सकती है कि आपको अपने किराएदारों के साथ काफी करीब रहना पड़ता है, मतलब एक ही बिल्डिंग में। तो अगर कोई दिक्कत होती है तो वो सीधे आपके दरवाजे पर आ सकते हैं। आपको लैंडलॉर्ड की भूमिका अच्छे से निभानी पड़ती है। पर फायदे अक्सर चुनौतियों से ज्यादा होते हैं, खासकर शुरुआत में। तो बाय एंड होल्ड हो गया, हाउस हैकिंग हो गई, और फिर एक तरीका है होलसेलिंग। ये थोड़ा अलग है। इसमें आप असल में प्रॉपर्टी खरीदते नहीं है। खरीदते नहीं है। तो फिर निवेश कैसे हुआ? इसमें आप एक अच्छी डील ढूंढते हैं, मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मार्केट वैल्यू से कम पर बिक्री हो। आप उस प्रॉपर्टी को बेचने वाले के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप उसे खरीदेंगे। फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ही किसी और निवेशक को, जो उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, असाइन कर देते हैं, थोड़े ज्यादा दाम पर। बीच का जो फर्क होता है वो आपका मुनाफा। ओह, मतलब आप एक तरह से बिचौलिए का काम कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से। इसमें आपकी अपनी जेब से पैसा लगभग नहीं लगता या बहुत कम लगता है, लेकिन इसके लिए मार्केट की अच्छी समझ, नेटवर्किंग स्किल्स और जल्दी से खरीदार ढूंढने की काबिलियत चाहिए। ये उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। समझ गया। और वो फिक्स एंड फ्लिप, फिल्मों में काफी देखते हैं इसे। हाँ, फिक्स एंड फ्लिप काफी पॉपुलर है। इसका फंडा है, कोई पुरानी खस्ता हाल प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदो, उसे जल्दी से ठीक ठाक करो, रेनोवेट करो और फिर मुनाफे पर बेच दो। इसमें पैसा जल्दी बन सकता है और अच्छा बन सकता है। लेकिन इसमें रिस्क भी तो ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा रिस्क है मरम्मत के खर्चे का अंदाजा गलत निकल जाना, या फिर प्रॉपर्टी ठीक होने के बाद मार्केट बदल गया और वो बिकी नहीं रही, या उतने दाम नहीं मिल रहे जितने सोचे थे। इसमें समय का दबाव भी बहुत होता है। आपको तेजी से काम करना होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं। सही कहा। तो ये तो हो गए सीधे प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वाले तरीके। और अगर कोई इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहता, उन पे ये भी विकल्प हैं, रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। रीट्स ये क्या होते हैं? ये म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं, पर रियल एस्टेट के लिए। आप स्टॉक मार्केट के जरिए रीट्स की शेयर खरीदते हैं। ये रीट्स असल में बड़ी बड़ी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज जैसे शॉपिंग मॉल, ऑफिस बिल्डिंग, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ओन या फाइनेंस करती हैं। तो आप बिना सीधे प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट मार्केट में निवेश कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आसान लगता है, कम पैसे से भी शुरू कर सकते होंगे। हाँ, ये ज्यादा लिक्विड भी होता है, मतलब आप अपने शेयर आसानी से खरीद बेच सकते हैं, पर इसमें आपका कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है। आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी जाए या बेची जाए, और आपको वो लिवरेज वाला फायदा भी नहीं मिलता जो सीधे प्रॉपर्टी खरीदने में है। तो हर तरह की के अपने फायदे और नुकसान हैं। बिल्कुल। किताब यही कहती है कि अपनी आर्थिक स्थिति, रिस्क लेने की क्षमता और अपने लक्ष्यों क्यों के हिसाब से सही रणनीति चुननी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा। ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, खासकर अगर कोई अभी शुरू कर रहा है जिसके पास शायद बहुत ज्यादा बचत ना हो। ये एक बहुत ही आम चिंता है, पर लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि आइडियाज, ज्ञान और सही रणनीति की कमी होती है। वो क्रिएटिव फाइनेंसिंग के कई तरीके बताते हैं। क्रिएटिव फाइनेंसिंग मतलब लोन लेने के अलग अलग जुगाड़? हाँ, कह सकते हैं।
पर ये सिर्फ जुगाड़ नहीं बल्कि स्थापित तरीके हैं, जैसे FHA लोन्स। ये सरकारी लोन प्रोग्राम है जो पहली बार घर खरीदने वालों को बहुत कम डाउन पेमेंट जैसे 3.5% पर लोन लेने में मदद करता है। आप इसका इस्तेमाल मल्टी यूनिट प्रॉपर्टी 4 यूनिट्स तक खरीदने के लिए भी कर सकते हैं, जो हाउस हैकिंग के लिए परफेक्ट है। 3.5% डाउन पेमेंट, ये तो बहुत कम है। हाँ, फिर एक तरीका है सेलर फाइनेंसिंग। सेलर फाइनेंसिंग मतलब बेचने वाला ही लोन दे देगा। एग्जैक्टली। कभी-कभी प्रॉपर्टी बेचने वाला खुद ही खरीदार को लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, खासकर अगर प्रॉपर्टी बिकने में दिक्कत आ रही हो या खरीदार को बैंक से लोन ना मिल रहा हो। इसमें शर्तें अक्सर बातचीत से तय होती हैं। ये तो दिलचस्प है। और क्या तरीके हैं? प्राइवेट मनी लेंडर्स, ये आपके दोस्त, परिवार, जान पहचान वाले हो सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को तैयार हों, ब्याज पर या मुनाफे में हिस्सेदारी पर। फिर होते हैं हार्ड मनी लेंडर्स। ये प्रोफेशनल लेंडर होते हैं जो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, खासकर फ्लिपर्स को। इनका ब्याज ज़्यादा होता है, पर ये जल्दी पैसा दे देते हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू पर ज़्यादा फोकस करते हैं, खरीदार की क्रेडिट हिस्ट्री पर कम। हार्ड मनी लोन सुनने में थोड़ा सख्त लग रहा है। हाँ, क्योंकि इनका ब्याज दर ज़्यादा होता है और चुकाने की अवधि कम। ये तभी लेना चाहिए जब आप बहुत पक्के हों कि आप प्रॉपर्टी जल्दी से ठीक करके बेच देंगे या रीफाइनेंस करा लेंगे। और आखिरकार पार्टनरशिप, अगर आपके पास समय, मेहनत या डील ढूंढने की स्किल है पर पैसा नहीं है, तो आप किसी ऐसे के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसके पास पैसा है पर समय नहीं। वाह, मतलब पैसे की कमी को वाकई में रुकावट बनने देने की जरूरत नहीं अगर थोड़ी क्रिएटिविटी और मेहनत की जाए। बिल्कुल, किताब का यही संदेश है। ब्रैंडन टर्नर ने खुद अपनी पहली डील लगभग बिना अपनी जेब से पैसा लगाई की थी, सेलर फाइनेंसिंग और एक छोटे पर्सनल लोन के कॉम्बिनेशन से। ये जानना तो काफी हौसला देता है, लेकिन फिर भी वो पहली डील करना, वो शायद सबसे मुश्किल कदम होता होगा। डर लगता होगा, समझ नहीं आता होगा कहाँ से शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। इतना सोचते रहना कि कभी एक्शन ही न ले पाना। किताब कहती है, रियल एस्टेट खरीदने का इंतजार मत करो, रियल एस्टेट खरीदो और इंतजार करो। पर जैसा आपने पहले कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके कूद पड़ें। हाँ, वही तो डर और विश्लेषण के बीच संतुलन कैसे बनाएं? संतुलन का नाम है अच्छी डील का विश्लेषण करना सीखना। किताब बहुत जोर देती है कि फैसले भावनाओं पर नहीं, नंबरों पर आधारित होने चाहिए। आपको प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, ये काफी नहीं है। क्या वो आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करती है? क्या नंबर काम कर रहे हैं? नंबर, कौन से नंबर सबसे जरूरी हैं? कुछ मुख्य मेट्रिक्स हैं। सबसे पहले कैश फ्लो। क्या किराया आने के बाद सारे खर्चे, लोन की किस्त, टैक्स, बीमा, मरम्मत का अंदाजा निकालकर भी जेब में कुछ बच रहा है? अगर नहीं, तो वो शायद अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। फिर है कैप रेट, कैपिटलाइजेशन रेट। ये आपकी प्रॉपर्टी की कीमत पर सालाना नेट ऑपरेटिंग इनकम, किराया माइनस खर्चे, लोन पेमेंट से पहले का प्रतिशत है। ये बताता है कि प्रॉपर्टी अपनी कीमत के मुकाबले कितना रिटर्न दे रही है। और ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें आप देखते हैं कि आपने अपनी जेब से जो पैसा लगाया, डाउन पेमेंट, क्लोजिंग कॉस्ट, मरम्मत, उस पर आपको कुल कितना रिटर्न मिल रहा है। कैश फ्लो प्लस लोन प्रिंसिपल पेमेंट प्लस एप्रिसिएशन। ये सब कैलकुलेट करना शुरू में मुश्किल नहीं लगेगा? लग सकता है, इसलिए किताब आसान नियमों की भी बात करती है, जैसे 1% रूल। ये एक फटाफट चेक करने का तरीका है। क्या प्रॉपर्टी का महीने का किराया उसकी खरीद कीमत का कम से कम 1% है? जैसे अगर प्रॉपर्टी 50 लाख की है, तो क्या किराया कम से कम 50,000 महीना आ रहा है? अच्छा, तो अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी का किराया 30,000 है, तो 1% रूल के हिसाब से शायद वो उतनी अच्छी डील नहीं। हाँ, ये एक इशारा हो सकता है कि आपको और गहराई से जांच करनी चाहिए। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। खासकर महंगे मार्केट में ये मुश्किल हो सकता है, पर यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगा। सबसे जरूरी बात, किताब ये कहती है, अगर नंबर सही नहीं बैठ रहे हैं तो डील से पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि वही समझदारी है। दर्जनों बुरी डील्स को ना कहना पड़ता है एक अच्छी डील पाने के लिए। ये बहुत जरूरी सीख है। मतलब डील से प्यार नहीं करना है? बिल्कुल नहीं, नंबर से प्यार करना है। अच्छा, अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो नए निवेशक अक्सर कर बैठते हैं। किताब में इनके बारे में क्या बताया गया? कई गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। एक तो यही भावनात्मक फैसले लेना, घर बहुत सुंदर लग रहा है या लोकेशन बहुत पसंद आ गई इसलिए खरीद लिया बिना नंबर देखे। दूसरी गलती, अपर्याप्त शोध या ड्यू डिलिजेंस ना करना।
प्रॉपर्टी की हालत ठीक से न जांचना, आसपास के इलाके का किराया पता न करना, भविष्य में आने वाले खर्चों का अंदाजा न लगाना, मतलब होमवर्क पूरा न करना। एग्जैक्टली। तीसरी गलती, बहुत ज्यादा कर्ज ले लेना, ओवर लिवरेजिंग। लगता है कि ज्यादा लिवरेज से रिटर्न बढ़ेगा, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो डूबने का खतरा भी बढ़ जाता है। चौथी, खराब किराएदार चुन लेना, ये सिर दर्द बन सकता है। किराया न देना, प्रॉपर्टी खराब करना, इसलिए स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। और पांचवी, मरम्मत और रखरखाव के खर्चों को कम आंकना। हर प्रॉपर्टी में कुछ न कुछ टूट-फूट होती है, उसके लिए बजट रखना जरूरी है। ये सारी गलतियां तो वाकई महंगी पड़ सकती हैं। हाँ, इसीलिए इनसे सीखना और बचना जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने इन गलतियों से बचते हुए शुरुआत कर दी, पहली या दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली। अब आगे कैसे बढ़ें? पोर्टफोलियो को बड़ा कैसे करें? स्केल कैसे करें? स्केलिंग के लिए मतलब अपने निवेश को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें जरूरी हो जाती हैं। पहला, सिस्टम बनाना। जब आपके पास एक प्रॉपर्टी थी तो शायद आप सब कुछ खुद कर लेते थे, पर जब 5 या 10 होंगी तो आपको हर काम के लिए प्रक्रियाएं बनानी होंगी। किराया कैसे कलेक्ट करना है, मरम्मत कैसे करानी है, नए किराएदार कैसे ढूंढने हैं। मतलब ऑटोमेशन और प्रोसेस पर ध्यान देना। हाँ। दूसरा, एक अच्छी टीम बनाना। आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। आपको एक भरोसेमंद रियल एस्टेट एजेंट चाहिए जो अच्छी डील्स ढूंढने में मदद करे, एक अच्छा लेंडर या मॉर्गेज ब्रोकर, एक काबिल कॉन्ट्रैक्टर, एक वकील जो कानूनी चीजें संभाले, और शायद बाद में एक प्रॉपर्टी मैनेजर भी। टीम वर्क, बिल्कुल। और तीसरा, अपनी इक्विटी का इस्तेमाल करना सीखना। जब आप कुछ साल प्रॉपर्टी रखते हैं तो आप लोन चुकाते हैं और प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती है, तो आपकी इक्विटी यानी प्रॉपर्टी की कीमत और बचे हुए लोन के बीच का अंतर बढ़ जाता है। हाँ, तो उस इक्विटी का क्या कर सकते हैं? आप उसे इस्तेमाल करके और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके तरीके हैं जैसे कैश आउट रीफाइनेंस। आप मौजूदा प्रॉपर्टी पर नया बड़ा लोन लेते हैं, पुराना लोन चुका देते हैं और जो अतिरिक्त कैश मिलता है उसे अगली प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। या फिर 1031 एक्सचेंज है जो अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचकर उससे मिले सारे पैसे को एक या ज्यादा नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देते हैं और आपको कैपिटल गेन्स टैक्स तुरंत नहीं देना पड़ता। अच्छा, तो टैक्स बचाते हुए पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये स्केलिंग के लिए बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की गाइड नहीं है, बल्कि एक पूरा माइंडसेट और सिस्टम बनाने की बात करती है। बिल्कुल। और अंत में किताब का जो मूल संदेश है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वो है रियल एस्टेट के जरिए वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना। स्वतंत्रता अपने समय पर, अपने जीवन पर नियंत्रण पाने की, ताकि आप वो काम कर सकें जो आप करना चाहते हैं, उनके साथ जिनके साथ आप समय बिताना चाहते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली क्यों है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से सबसे पहली बात, रियल एस्टेट वाकई में वेल्थ बनाने का एक कारगर तरीका है, अगर सही ज्ञान और रणनीति के साथ किया जाए। दूसरी, अपना क्यों जानना बहुत जरूरी है, ये आपको मोटिवेटेड रखेगा। तीसरी, पैसे की कमी अक्सर असली रुकावट नहीं होती, क्रिएटिव फाइनेंसिंग के तरीके मौजूद हैं। चौथी, फैसले नंबरों पर आधारित होने चाहिए, भावनाओं पर नहीं। विश्लेषण करना सीखें। और पांचवी, शुरुआती डर को पार करके एक्शन लेना जरूरी है, पर गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। ये वाकई एक धैर्य, लगातार सीखने और विश्लेषण का खेल लगता है। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि हर किसी का रास्ता थोड़ा अलग हो सकता है। कोई बाय एंड होल्ड से सफल होगा, कोई हाउस हैकिंग से, कोई फ्लिपिंग से, पर जो सिद्धांत हैं, अच्छा विश्लेषण, सोच समझकर लेवरेज का इस्तेमाल, कैश फ्लो पर ध्यान देना, वो सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, जिसे शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। अगर कोई इस चर्चा से प्रेरित महसूस कर रहा है और रियल एस्टेट में निवेश करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहता है, तो वो सबसे पहला छोटा सा व्यावहारिक कदम क्या उठा सकता है? मतलब आज या इस हफ्ते ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे शुरुआत हो सके, भले ही वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना ही क्यों ना हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से सबसे पहला कदम हो सकता है सीखना जारी रखना। शायद इसी किताब को पढ़ना या बिगर पॉकेट्स जैसे ऑनलाइन फोरम को देखना जहां बहुत सारे निवेशक अपने अनुभव बांटते हैं। दूसरा कदम हो सकता है अपने लोकल मार्केट को समझना शुरू करना। अपने इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतें क्या चल रही हैं, किराया कितना मिलता है, कौन से इलाके बढ़ रहे हैं। आप जिलों या मैजिक ब्रिक्स जैसी वेबसाइट्स पर जाकर ही काफी कुछ देख सकते हैं। मतलब रिसर्च शुरू करना। हाँ, और तीसरा शायद सबसे जरूरी, अपनी आर्थिक स्थिति का जायजा लेना।
आपकी आमदनी कितनी है, खर्चे कितने हैं, कितनी बचत है, क्रेडिट स्कोर कैसा है। ये जानने से आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप कहाँ खड़े हैं और क्या संभव हो सकता है। ये छोटे कदम लग सकते हैं, पर यहीं से शुरुआत होती है। बिल्कुल। ज्ञान हासिल करना, अपने बाजार को समझना और अपनी आर्थिक स्थिति को जानना, ये ठोस शुरुआती कदम हो सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज की ये चर्चा रियल एस्टेट में रुचि रखने वालों के लिए उपयोगी साबित हुई होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।